ये है कि किसी की बनाई हुई चीज दूसरा क्यों लेता है? जरूरत है तो लेता है, या वो सुंदर दिखाई दे तो लेता है। बिना जरूरत के कोई चीज नहीं लेगा आदमी। मगर बात ये आती है कि जहां गांव में इतने तरह के कारीगर लोग हैं, बहुत तरह के कारीगर हैं, उसमें बहुत जरूरत का सामान बनाने वाले बहुत कम है। एक तरह से देखा जाए तो कुंकू क्या जरूरत है, सोने की जरूरत क्या है, कपड़ा आदमी को कितना चाहिए, बहुत कम। एक कंबल में छेदा करके बीच में गले में डाल के कवर में अगर डोरी बांध लेता है तो आधी जिंदगी जी सकता है। उससे ज्यादा कपड़ा क्या चाहिए आदमी को? फिर इसका मतलब है कि जरूरत से तो सब कुछ नहीं चलेगा। जरूरत हर सारी चीज की आदमी को बहुत कम है। मगर कोई कारीगर इतना कम उत्पादन करेगा तो वो तो नहीं जिएगा। वो जीना है तो उसको भरपूर काम तो चाहिए ना। इतना कम अगर कोई उत्पादन करेगा वो तो नहीं जिएगा, वो तो गांव छोड़ के भाग जाएगा। फिर वो अगर जीना है तो उसको भरपूर काम चाहिए। वो भरपूर काम कैसे दे सकते हैं? फिर तो वहां पे सुंदरता की जरूरत महसूस होती है फिर, कि आदमी जो भी जीवन जिए सुंदरता से जिए, सुंदर ढंग से जिए। सादगी का ये मतलब नहीं है कि गंदगी से जिए आदमी। सादगी का मतलब होता है सुंदरता से जिए। स्वावलंबन भी दो तरह के स्वावलंबन है। एक तो जैसे गांधी जी बताते थे, गांधी जी के भक्त स्वावलंबन को लेकर काफी परेशान है कि स्वावलंबन किसको बोलेंगे। अपना काम अपने से सब कर लेना, अपना काम अपने से सब कर लेना। तो यहाँ क्या हुआ, एक बार आईआईटी के 2-3 लड़के बैठे हुए थे, तो वो लोग बड़ा सुंदर एक हिसाब निकाले बैठ के, 3-4 दिन बैठ के, कि एक आदमी को कितना कपड़ा चाहिए, कपड़े के लिए कितना सूत चाहिए, सूत कितनी कपास से आता है, उतनी कपास कितने पौधों से आती है। तो एक आदमी अगर इतने कपास के झाड़ लगा लिए तो बस है। दिया जलाने के लिए रोज उसका दिया इतनी देर जलेगा, इतने तेल से जलेगा। 1 साल में दिया जलना है तो कितना तेल चाहिए, तो एरंडी के कितने झाड़ लगा लेने से उतना तेल हो जाएगा। खाना कितना चाहिए, ये सब हिसाब लगाए, पूरा हिसाब लगा के मेरे को बताए कि एक आदमी के पास अगर इतनी इतनी जमीन हो तो वो अपने लिए सब कर सकता है। ठीक है भाई, वो सब कर ले सकता है। तो मैं बोला एक दिन कि रामकृष्णा, तुम अपने लिए सब कुछ लगा लिए और रात में भैंस खा के खा गई, तो फिर क्या करोगे? है ना भाई, तुम्हारा खेत तो खा गई भैंस आकर के, जानवर आके खा गया, तो फिर तुम्हारी गति क्या? दूसरा तुमको क्यों देगा? वो तो अपने लिए बना लिया है ना, वो तो सब कुछ अपने लिए निकाल रहा है, वो तुम्हारे को क्यों देगा भाई? तुम क्या साल भर फिर नंगे भूखे बैठे रहेंगे? तो मैं वो 3-4 दिन का हिसाब ये एक प्रश्न से खत्म हो गया उनका। तो ये जो है असामाजिक स्वावलंबन। अभी जैसे कुछ लोग आए थे गुजरात से, तो वो 2 एकड़ जमीन पे अपने लिए सब कुछ कर लेते हैं, कपड़ा भी तैयार कर लेते हैं। वो अपने बच्चों को स्कूल में डाला पढ़ने के लिए, उसके बच्चों को 2 ही चीज सिखाया, एक अंग्रेजी, दूसरा गणित, बस। उन्होंने बोलता है गुरुजी इस हिंदुस्तान में किसी को अंग्रेजी आती है इसका मतलब उसको सब कुछ आता है, बस उसको अंग्रेजी बोलना आना चाहिए। दूसरा कुछ सारी चीजों के लिए हिसाब किताब, गणित, ये 2 चीजों से हटके दूसरी कोई चीज नहीं पढ़ाया बच्चों को। बच्चे अपनी तकली लेकर के सूत निकालते थे बैठ करके, वो सूत से ही ये लोग कपड़ा बना लेते। तो अपने 2 एकड़ जमीन में वो कोई 20 तरह की सब्जियां, 20 तरह के फल वो निकाल लेते थे। खाने के लिए धान्य, हर तरह की दालें, धान्य निकाल लेते थे। तेल के लिए भी मूंगफली वगैरह ये सब निकाल लेते थे। तो वो कुछ मशीनरियां तैयार कर दिए थे, मशीना बना दिए थे, जिसके द्वारा ये लोग अपने आप ही सब कुछ कर लेते थे। तो बहुत लोग उनके पास ट्रेनिंग के लिए जाते हैं। तो मैं बोला कि ये तो ठीक है, मगर इसको कैसा स्वावलंबन बोलेंगे? ये एक स्वावलंबन है, अपनी हजामत अपने से कर लेना, अपना कपड़ा खुद धो लेना, अपना सब कुछ कर लेना, ये एक स्वावलंबन तो है, मगर इसको क्या स्वावलंबन बोलेंगे? ये तो एकदम असामाजिक स्वावलंबन है। तो हम क्या इतना असामाजिक स्वावलंबन के बल पे जी सकते हैं क्या? ये तो नहीं होगा कभी भी। हमको सामाजिक स्वावलंबन की बात करना होता है। हम लोग सामाजिक स्वावलंबन वाले लोग रहे हैं,
सामाजिक स्वावलंबन भी कैसा? तो बात ये आती है कि व्यक्ति जब संपन्न होता है तो गांव कंगाल हो जाता है। एक गांव अगर समृद्ध होता है तो गांव में जीने वाला हर कंगाल से कंगाल व्यक्ति भी समृद्ध हो जाता है। तो हमारे पास गांव की समृद्धि को महत्व दिया गया था, व्यक्ति की संपन्नता को नहीं। गांव अगर समृद्ध है तो गांव में मामूली से मामूली आदमी भी समृद्ध हो जाएगा, मगर गांव समृद्ध करना है। व्यक्ति समृद्ध कभी नहीं होता है, व्यक्ति संपन्न होता है और उसकी संपन्नता कई लोगों को कंगाल करके खुद संपन्न होता है। तो व्यक्ति जब संपन्न होना चालू होता है तो वो आसपास के सभी लोगों को कंगाल कर देता है। अगर गांव समृद्ध है तो गांव में जीने वाला हर मामूली से मामूली आदमी भी समृद्ध हो जाता है। तो समृद्धि और संपन्नता का फर्क जरा समझना तुम लोग, ये क्या है। एक दिन मैं यहां से बाहर निकला तो एक आदमी साइकिल से गिर गया। जब यहाँ कुछ नहीं था, साइकिल से गिर गया तो पास में पॉलिटेक्निक कॉलेज के कुछ लड़के किराए से रहते थे, वो आकर के उसको उठा के झटके वटके, उसके बहुत खून बह रहा था। तो ये सब बोल रहे कि लड़के की कुछ कपड़ा बांधना चाहिए, मगर कोई कुछ बांधता नहीं है। वहां से एक जानवर चराने वाला लड़का जा रहा था, उसके कंधे पे ऐसा एक दुपट्टा था, तो वो भी खड़े रह के देखने लग गया और वो बोला कि अरे इतना खून बह रहा है, कुछ तो बांधना चाहिए। तो ये लड़के बोले कि क्या बांधना है? तो झट वो बच्चा अपना दुपट्टा फाड़ पानी में भिगाया और उसको पट्टी बांध दिया। तो मैं खड़े रह के देख रहा था कि इसमें संपन्न कौन है और समृद्ध कौन है। ये सारे बच्चे अच्छी सुंदर पैंट वैंट पहने हुए थे, हर एक के पास एक दस्ती थी, इनके घर से 1000-2000 रुपए इनके खर्चे के लिए आता होगा। मगर वो जो बच्चा है 300 रुपए महीने की नौकरी कर रहा था जानवर चराने की, कोई बहुत भारी कपड़ा भी नहीं था शरीर पे। मगर यहाँ पे एक बात ये है कि हर एक के पास एक दस्ती थी, वो अगर निकाल करके बांधता है तो ये कंगाल हो जाएगा, जिसके पास नहीं रहेगी। तो देने की हैसियत तो वो रखता है जिसको ये मालूम है कि देने के बाद भी मेरे पास रहने वाला है। जिसको ये मालूम है वो देगा, जिसको ये पता है कि देने के बाद मेरे पास नहीं रहेगा वो तो देगा नहीं। तो बच्चे के पास तो कंधे पे एक ऐसा कपड़ा था कि जो देने के बाद भी रहता था इसके पास, तो वो झट फाड़ के उसकी पट्टी बांध दिया। तो दोनों की वेशभूषा में, एक की वेशभूषा में संपन्नता थी और एक की वेशभूषा में समृद्धि थी। समृद्धि वो होती है, इनकी वेशभूषा में संपन्नता थी, मगर ये वेशभूषा आदमी को अमानवीय बनाती है। ये इंसानियत की बात जरूर करेगा मगर इंसानियत कर नहीं सकता, क्योंकि इसकी वेशभूषा उसकी इजाजत नहीं देती है। और वो बच्चा इंसानियत की बात करने वाला नहीं था मगर इंसानियत कर दिया, क्योंकि इसकी वेशभूषा में वो समृद्धि। तो समृद्धि और संपन्नता में ये फर्क है। जब हमारे बचपन में आम बेचने के लिए लोग आते थे तो 3 रुपए 4 रुपए 100 की बात होती थी, तो 3 ही हाथ में लेके वो 20 हाथ रखता था और उसके बाद 2 हाथ ऊपर से रखता था। तो 100 की बात करके वो 132 आम देता था। क्यों? क्या 132 आम को 100 गिनते हैं क्या? 100 तो 100 है। कि ऐसी कोई जबरदस्ती थी क्या? नहीं थी कोई जबरदस्ती। अभी भी दूध देने वाला जब दूध देता है लीटर के से माप के देने के बाद ऊपर से इतना डाल देता है, कोई जबरदस्ती है क्या उसको? क्यों देता है वो? जब उस समय प्याज से 20 साल पहले जब बाजार में सब्जी खरीदने जाओ, 10 किलो अगर बैंगन लिए तो इतना कोतमीर करिया पाक डाल देता था, 2 किलो बैंगन डालता था, कीड़े वाला निकल जाएगा करके। क्यों देता था वो? कोई जबरदस्ती थी क्या? आम बेचने वाला 132 आम दिया है। कभी कड़वा आता था जानवरों को खिलाने के लिए बैलगाड़ियों में, तो वो जब कड़वा खरीदते थे तो 5 एक तरफ डालता था, एक तरफ डालता था। ये 20 हुए तो ये 100 हो गए। उसके बाद 12 ऊपर से फेंक देता था। वो भी कड़वा का कट्टा 100 की बात करके 132 देता था, क्योंकि अब उठाने लगे जब इधर जो गिने हैं ये 20 कट्टे भी इधर जाते थे, 120 ऊपर से 10-12 और दे जाता था। तो वो कैसे दे पाया? क्यों दिया? क्योंकि वो समृद्ध था।
उसको ये पता था कि देने के बाद भी मेरे पास में रहने वाला है। वो आज का करोड़पति सेठ 1 कुंटल में 1 तोला ज्यादा भी नहीं जोड़ सकता, क्योंकि ये कंगाल है। होगा करोड़पति, संपन्न होगा मगर कंगाल है, क्योंकि वो जो चीज है वो उसकी अपनी नहीं है। देने की हिम्मत वो करता है जिसके को ये पता है कि देने के बाद भी मेरे पास रहना है। तो इसलिए कभी भी गांव को समृद्ध करने की बात चली हमारे पास, व्यक्ति को संपन्न करने की नहीं, क्योंकि वो जो चीज देने वाली है वो उसकी अपनी नहीं है, उसके ऊपर ये इकट्ठा कर रहा है ना, उसके ऊपर तो ये जमा कर रहा है ना, इसलिए वो नहीं देगा कभी भी, उसमें से कम कर डालेगा वो, क्योंकि उसी के ऊपर इसको जीना है, उसी के ऊपर इसको इकट्ठा करना है, इसलिए वो उसमें कम करेगा, ज्यादा नहीं करेगा कभी। ये है क्योंकि ये संपन्न होना चाहता है, और व्यक्ति संपन्न होता है, समृद्ध नहीं होता कभी। ये अब जैसे तुम सारे लोग बड़ी बड़ी तनख्वाहें लेते हैं, पैसा है, तुम लोग पानी भी खरीद के पीते हैं, संपन्न जब होगा तो वो पानी भी खरीद के पिएगा, समृद्ध पानी बांट देगा। राजस्थान इतना सूखा इलाका रहा है, मारवाड़ी लोग जब यहाँ आके जीते हैं तो गर्मियों में प्याऊ लगाते हैं, वो लोग पानी पिलाते, एक आदमी को नौकर रख करके लोगों को पानी पिलाने लगाते हैं। हालांकि वो जैसे इलाके से निकल के आए, पानी बेच के भी पैसा कमाना है ना वो लोग, मगर नहीं, वो ऐसा नहीं करते, पानी पिलाते। तो संपन्न जो है वो तो पानी भी खरीद के पिएगा। इसे हमारे पास में क्या था कि गांव को समृद्ध किया जाए, हर सारी चीज गांव में ही होना है। मगर गांव की जो अर्थव्यवस्था हमारे पास बनी थी, पूरी की पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था, वो आय के लिए नहीं थी, व्यय के लिए थी। खर्च करने की पद्धति को बनाया गया था, व्यय आधारित एक अर्थव्यवस्था थी जिसकी कोई कल्पना नहीं कर पा रहा है, व्यय आधारित। उसमें हर एक के खर्च करने की पद्धति को तय किया गया था कि हर आदमी इतना साल भर में इतना ऐसे खर्च करेगा। जब खर्च करने की पद्धति सही होती है तो समाज बहुत सही ढंग से जीता है। आज गड़बड़ क्या हो गई है कि हर एक के खर्च करने की पद्धति अलग अलग हो गई। कोई एक काम के लिए 1000 रुपए खर्च कर रहा है और कोई दूसरा उसी काम के लिए 1 लाख रुपया खर्च कर रहा है। आज हर एक के खर्च करने की पद्धति अलग हो गई है, जिसकी वजह से समाज में बहुत बड़ी असमानता पैदा हो गई है। असमानता इस वजह से हुई है क्योंकि हर एक के खर्च करने का ढंग एकदम अलग हो गया है, कमाने और खर्च करने का ढंग दोनों भी अलग हो गया है। पहले हिंदुस्तान में ऐसा नहीं, गांव की अर्थव्यवस्था में, गांव की अर्थव्यवस्था पूरा व्यय आधारित, खर्च पर, और उत्पादन शून्य पर होता। जितनी जरूरत है उतना उत्पादन, उससे ज्यादा नहीं। तो हर कारीगर अपना उत्पादन उसका शून्य पे रहता था। इसलिए अभी तक इनको आदत है, कुछ क्या सामान घर में पड़ा रहे वो तो ये बेचैन हो जाता है ना। जितना जरूरत है उतना ही पैदा करना है। अगर ज्यादा पैदा कर लेगा तो आज के कारखाने कंपनियों की तरह लोन दिला के खरीदने लगाएंगे। यही उनका उत्पादन बहुत है ना, लोग नहीं खरीद सकते हैं तो उनको लोन देने लगाएंगे, उसके बाद खरीदने लगाएंगे। क्या आफत पड़ी है इतनी? तो उत्पादन उतना ही हो जितना जरूरत है। इसलिए शून्य पे हमारा उत्पादन चलता था हर कारीगर का। कभी वो अपने पास में कोई माल स्टॉक करके नहीं रखता था, जरूरत नहीं थी, जितना है उतना करना है। तो बात यह है कि हर गांव में कम से कम हमारे पास 360 जातियों का वर्णन आता है। 360 में तो बहुत जातियां तो कोई ना कोई कारागिरी को लेकर के ही रहती है, कोई ना कोई टेक्निक को लेकर के ही। उनका घर अपने अपने कारखाना होता है। तो हमारे पास बड़ी टेक्नोलॉजी को महत्व नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिए बड़ी टेक्नोलॉजी? क्या चाहे तो लोग नहीं कर सकते थे? क्या चाहे तो कर सकते थे वो, मगर हमारे पास बड़ी टेक्नोलॉजी को महत्व नहीं दिया गया, क्योंकि कई कारण है। एक तो हमारा है अद्वैत सिद्धांत। हम द्वैत सिद्धांत के लोग नहीं है, हिंदुस्तान में अद्वैत चला है। तो अद्वैत सिद्धांत के अनुसार टेक्नोलॉजी को बना लेना। पाश्चात्य देश है द्वैत सिद्धांत वाले,
द्वैत और अद्वैत में क्या फर्क है? पाश्चात्य देशों में क्या है कि ये प्रकृति हमारे लिए है, प्रकृति हमारे लिए है, हम इसको भोगने वाले हैं। मगर हमारे पास ऐसा नहीं है, हम प्रकृति के हैं, हम इस प्रकृति के हैं, प्रकृति और हम अलग नहीं। इसलिए वहां पर ये चलता है, नियंत्रण की बात चलती है कि सारी चीजों पर नियंत्रण किया जाए। हमारे पास में नियंत्रण की बात कभी नहीं चली, हमारे पास में संयमित होने की बात चली है। अपने आप को भी नियंत्रण नहीं करना है, हम लोग अपने आप में संयमित होना है। तो पाश्चात्य देशों में ऐसा नहीं, नियंत्रण की बात चलती है। द्वैत में नियंत्रण की बात चलती है हमेशा, ये तो सब हमारे लिए है और हम इसके राजा है, हम इसका जैसे भी भोग कर सकते हैं, भोगने वाले हैं हम, और ये सब हमारे गुलाम है। तो वो देशों में काफी बड़ी संख्या में गुलाम और मालिक ही रहते थे। वहां पे काफी बड़ी संख्या में काफी लंबे समय तक गुलाम और मालिक ही थे, एक काम करने वाला दूसरा करवाने वाला था। हमारे पास गुलामों की प्रथा नहीं रही, हमारे गुलामों की प्रथा हजारों सालों में कभी नहीं रही। लोगों को नियंत्रण में करके उस पर काम कराना, उससे काम करवाना, ये नहीं रहा है हमारे पास में। तो हम लोग संयमित होना है। इसलिए हमारी जो टेक्नोलॉजी रही है, जितनी की जितनी रही है, वो अद्वैत सिद्धांत से रही है। चाहे तो ये लोग भी बड़े बड़े कारखाने बना सकते थे, मगर नहीं बनाए। बड़े कारखाने बनाने पे होता यह है कि वो एक का होगा, बाकी सबको गुलाम बनाएगा या नौकर बनाएगा या गुत्तेदारी करेगा या कॉन्ट्रैक्ट पे सब कुछ करवाएगा। वो ये सब हो जाता है ना चारों। और ऐसा क्यों होना है? तो हमारे पास की जितनी टेक्नोलॉजी है, जो मिशनरी हमारे पास तैयार की गई है, वो भी अद्वैत सिद्धांत से। जैसे एक औजार हथियार जितने भी है हमारे पास के, वो और हम, उसके साथ साथ हमारा शरीर भी एक औजार है, एक हथियार है। दोनों मिलके एक सृष्टि करना है। इसलिए हमारे पास का हर कारीगर हाथ पैर पूरे शरीर का उसमें इस्तेमाल करता है। अकेले औजार पे नियंत्रण नहीं करता है कि तुम अब ये करो वो करो, ये नहीं। दोनों जब मिलते हैं तो एक सृष्टि होती है। तो वो औजार हथियार इसको संयमित बनाते हैं कि जरा भी लापरवाही करेगा तो उसका हाथ कट जाएगा, पैर कट जाएगा, कुछ भी होगा। तो उसके औजार हथियार उसको अपने आप में संयमित बनाते हैं। तो वो जो पूरी टेक्नोलॉजी रही है, वो हमारे पास में इतनी छोटी और इतनी सिंपल कर दिए कि हर आदमी अपना कारखाना अपने बगल में लेके घूमता। उसके लिए बड़े बड़े शेड, बड़े बड़े वर्कशॉपों की जरूरत ही नहीं होती थी। मैं हम लोग इतनी बड़ी चादर देखे हैं यहाँ एक गांव में, जो 25 गज चौड़ी और 45 गज लंबी है। वो टुकड़ों में जोड़ा नहीं गया, एक ही बार बुनती की हुई। 25 गज लंबी है, चौड़ी है, और 45 गज लंबी है। और उस पर 1902 में वनी में ठप्पे का काम हुआ था, कारागिरी का, रंगा गया था उसको 1902 में। यहाँ कुमड़न में एक देश पांडे के पास वो पड़ी हुई थी, तो शादी ब्याह में मैदान में बिछाने के लिए। और वो एक ही पीस है। आज के कारखानों के लिए इतना बड़ा कपड़ा तैयार करना संभव नहीं है। कैसे कर दिए? वो कर देते थे। वो लोग एक चीज भी कर सकते थे, 1 इंच की भी चीज बना सकते थे, 100 गज की भी चीज बना सकते। वो उनकी टेक्नोलॉजी में संभव था, जो आधुनिक टेक्नोलॉजी में संभव नहीं है। ऐसा क्यों? बड़ौदा में पढ़ते समय एक फिरंगी आ गया विदेशी, तो उसके पास एक तस्वीर लेने वाला कैमरा था, उसका एक स्क्रू गायब हो गया था, तो काम का नहीं था, चल नहीं रहा था। तो बहुत जगह स्क्रू ढूंढ रहा था। तो हमारे महेंद्र पांड्या को बोला कि इसका स्क्रू नहीं है, बहुत बेकार हो गया है, दूसरा कैमरा ले नहीं सकते। उस समय बहुत महंगे होते थे ये सब कुछ। तो ठीक है, चलो बाजार में जाकर के हम लोग ढूंढ के लाएंगे, कहीं मिल जाए तो मिल जाए। तो बाजार में कई दुकानें गए, एक सुनार की दुकान थी, उसको पूछे भाई इसका स्क्रू कहीं मिल जाएगा क्या? वो देखा, हाँ तुम लोग ढूंढ के आओ, मैं भी मेरे पास देखता हूँ, है तो लगा दूंगा। तो ये जब कई दुकानें घूम के आए तो ये स्क्रू लगा दिया उसको। तो ये पूछा कि स्क्रू कहाँ से मिला? उन्होंने बोला मैं बना दिया बोलता। तो उस अंग्रेज को इतना ताज्जुब हुआ कि देश में कोई एक स्क्रू बना सकता है क्या? हमारे देश में तो कोई नहीं बना सकता। हमारे देश में करोड़ों स्क्रू बनना है, उस साइज के तो बनेंगे, मगर एक कोई नहीं बना सकता है। मगर यहाँ एक स्क्रू भी बना सकता है। तो एक चीज बनाना बड़ा कठिन है ना।
बड़े बड़े कारखानों में ये एक चीज नहीं संभव है। हमारे पास तो कारीगर कर डालते थे, एक चीज भी करता था 1 करोड़ भी कर रहा था, उसको बहुत बड़ी दिक्कत नहीं होती थी करने में, क्योंकि हमारे पास एक चीज भी बना सकता था। और ये लोगों के पास में इनका जो कारखाना था, बस हर आदमी अपना कारखाना अपने बगल में लेके घूम लेता था। कई बार ठीक है घर पे काम कर लिया, कई बार किसी के घर पे जाके भी काम कर रहा था। दौलताबाद का किला देखने गए हम लोग, बहुत असाध्य किला है, वहां आदमी ही आसानी से नहीं चढ़ सकता है। तो उसके सबसे ऊपर के शिखर पर एक बहुत बड़ी तोप थी, जो 22 फीट लंबी तोप है, बहुत बड़ी तोप है। वहां जाने के बाद सबको चिंता पड़ी कि तोप कैसे चढ़ाई गई ऊपर, कैसे लाए ऊपर, यहाँ आदमी नहीं चढ़ सकता, तो तोप कैसे पहुंची। वो भी इतनी नहीं उतनी नहीं, 22 फीट लंबी है, कितने कुंटलों की होना चाहिए वो, कई टनों की। कई तरह की सोच लगाए लोग, मेरे से भी पूछे गुरुजी आप क्या बोलते हैं इसके बारे में, कैसा चढ़ाए होंगे इसको। मैं बोला इसको चढ़ाए बढ़ाए नहीं, इसको यहीं बना दिया, वहां चढ़ाने की आफत क्यों, उसको वहीं डाल दिए तो हो जाता ना, तो उसको वहीं बना डाले इतना आसानी से। तो हमारे पास में तो ये बहुत आसानी से कर, क्योंकि कारखाना इतना सीधा साधा था कि हर आदमी अपने कारखाने को अपने बगल में लेके घूम लेता था आसानी से। तो वो जो बहुत सारी टेक्निकें, हर मटेरियल को लोग कैसे इस्तेमाल करना है जानते थे। जब किसी को दवाई के लिए तांबा चाहिए होता था तो कहां से लाते थे तांबा, ये जो हमारे बाल है इसकी भट्टी लगाते थे, उसमें से तांबा निकालते थे। अपने बालों में से तांबा निकलता है, घोड़े के बालों में से जस्त निकलता है, गधे के बालों में से टिन निकलता है, कथिल। नमक से पारा निकाल लेते थे, नमक है, हिंगोल है, ये सारी चीजों से जरा पारे की जरूरत है, कहाँ खरीदने जाएंगे इसके दिखे, नमक की भट्टी लगाए पारा निकाल लिए। तो ये सारी चीजें हमारे लोग जानते थे बहुत अच्छे से, हर चीज किसमें से कैसे निकाल सकते हैं। कभी तुम लोग सोना, शुद्ध सोना देखे हैं क्या, प्योर सोना कैसे रहता है, प्योर जो शुद्ध सोना होता है वो जैसे चाय पत्ती होती है ना, ऐसे होता है काला, चाय पत्ती जैसा ही होता है पाउडर, वो शुद्ध सोना है। उसको फिर ये सोना बनाया जाता है पीला सोना। तो यहाँ क्या करते हैं लोग, सोने को शुद्ध करने वाले लोग हैं। तो 1 तोला सोना अगर शुद्ध करना है तो 2 तोले उसमें चांदी मिलाते हैं। और यहाँ पे सुनार इसको शुद्ध करते हैं सोने को, उसमें सोना चांदी शुद्ध करने वाले को सुनार अलग होते हैं, जो प्योर करते हैं ये सारी चीजों को। लोग लेके गए तो सोने को शुद्ध करना है, उसमें तांबा गिंबा जो है धातुआं सबको निकालना है ना। तो ये लोग क्या करते हैं कि 1 तोला सोना है तो उसमें 2 तोले चांदी मिलाएंगे, चांदी मिला के उसको गलाते हैं, गला के उसको पानी में फेंक देते हैं। पानी में गिरने के बाद वो बारीक बारीक चूरा हो जाता है, टुकड़ा हो जाता है। तो उसके बाद ये लोग नाइट्रिक एसिड में उसको डाल देते हैं भरनी में, कांच की भरनी में, और भट्टी पे लगाते हैं। थोड़ी देर में सारा पानी हरा हो जाता है, हरा नीला पानी हो जाता है पूरा पानी। ये सब होने के बाद में उसको धोते हैं, पानी अलग निकालते जाते हैं, उसको धोते जाते हैं। तो कई बार चीनी मिट्टी के बर्तन में उसको धोते हैं। वो साफ होने के बाद आखिर पूरी मिट्टी रह जाती है, वो मिट्टी को अलग निकालते हैं। और ये जो पानी है, हरा और नीला जो पानी है, ये बकेटों में भर लेते हैं। तो ये बकेटों में भरा हुआ पानी चांदी रहेगा, तांबा रहेगा पानी के रूप में। ये लोग क्या करते हैं कि उसमें तांबे का राड डाल देते हैं, तांबे की सलाख डाल देते हैं। तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसमें जितनी चांदी है सोने में रही है, ये जो 2 तोले डाला है, ये सब उस चांदी की राड को लग जाती है, चांदी की राड को। इसको झाड़ करके उसको जब गलाएंगे फिर वो चांदी हो जाती है बराबर। 2 तोले से ज्यादा निकलना चाहिए, जो सोने में वो भी इसमें आना है। उसके बाद वो पानी तांबे का रहता है, तो उसमें से फिर तांबा भी निकाल लेते हैं। बहुत आसानी से ये सब करते रहते हैं अपने लोग। उसके लिए कोई बड़े बड़े वर्कशॉप नहीं चाहिए, कोई बड़ी बड़ी भट्टियां नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। हमारे बचपन में पूसा लोल्लू, उनकी औरतें आती थी, तो वो औरतें पुराने आईने को नया बनाती थी, पारा चढ़ा के। चाहे तो नया आईना बनाती थी, शादी ब्याह है,
नया आईना चाहिए घर पे, तो किस साइज का चाहिए, घर के आंगन में बनाती थी वो औरतें बढ़ाइयों को आईने बना करके देती थी, बढ़ाइयां उनको कंघी बना के देते थे। कंघी या तो खैर की लकड़ी से बनाते थे या फिर सिंक से बनती थी कंघी। कई कंघियां ऐसी बनती थी कि जिसमें तेल भर दिया जाता था। जब वो कंघी लगाते फिराते थे तो खोपड़ी में तेल उतरता था अपने आप। ऐसी कंघी भी बनती है अपने आप खोपड़ी में तेल उतरता है। तो ऐसी कंघी भी ये लोग बनाते थे। पूरा बहुत सारी तरह की कंघी बनती थी। ये कंघी बनाते थे और ये लोग उनको आईना बना के देते थे। शादी के जो पलंग होता है उसमें आईना लगाते थे पहले, उसी में देख के श्रृंगार कर लेना है, तो वो आईना लगा देते थे। तो सही भांति भांति के आईने तैयार करते थे। मामूली रेती को गला करके वो लोग बनाते थे। चूड़ियां बनना है, चूड़ी सिंग से बनती थी, हाथी दांत से चूड़ी बनती थी। फिर हाथी दांत नहीं मिला तो हाथी की हड्डियों से बनने लगी। फिर बाद में जानवर के सींगों से, सांबर के सींगों से हड्डी बनती थी। यहाँ बंगड़गिरी करके एक समाज है जो सिंग से हड्डी बनाता था। तो ये लोग क्या करते थे, साल में 2 बार गांव में जाते थे गोंडों के पास में। वो लोग सिंग जमा करके रखते थे, कोमलू, सांबर के सिंग, कई जानवरों के सिंग इकट्ठा करके रखते थे। ये लोग चांदी दे करके सिंग लाते थे। ला करके सिंग को सही से काट करके चूड़ियों के हिसाब से एक बड़े मटके में पानी भर के उसमें सारे टुकड़े डाल देते थे, जमीन के अंदर गाड़ते थे। 40 दिन के बाद में फिर उसको निकालते थे। 40 दिन के बाद में वो मुड़ जाता था, गोल हो जाता था। जब वो गोल हो जाता है, पूरा मुड़ जाता है, तो उसको जोड़ते थे ये लोग। जोड़ने का उनका ढंग कैसा था, वो एक गले में एक लोहे की पट्टी डालते थे यहाँ पे, और एक छोटा सा बर्मा रहता था बाण की तरह। वो ऐसे पकड़ के ऐसे से घूमते, उसमें छेदा करते, घूमते फिरते बातचीत करते हुए वो छेदा करता, उसमें चांदी की तार लगाता या तांबी के तार लगा के उसको जोड़ते जाता था। वो सब घूमते फिरते हुए करता था काम। उसके लिए एक जगह बैठ के वर्कशॉप ऐसा कुछ नहीं, घूमते फिरते हुए काम कर लेता था आसानी से। చాలా అందమైన గాజులు తయారు చేసుకోవచ్చు, లంబడోళ్ళ కోసం हमारे लिए वो तैयार करते थे। चूड़ियां सिंग से बनती थी, चूड़ियां सिंग से बहुत सारी चीजें वो लोग तैयार करते थे। तो ये सब आज से 30 साल पहले तक ये सब बहुत आसानी से यहाँ होता था सब कुछ। तो ये जो सारी इतनी जो बातें बता रहा हूं मैं, ये टेक्निक है, ये सारी चीजों की जरूरत तो नहीं है, ये बिना जरूरत के सामान है पूरा। ये क्या हो जाएगा, चूड़ी नहीं पहनेंगे, क्या हो जाएगा, कुंकू नहीं लगाएंगे, ये बिना जरूरत का है। मगर इसके द्वारा एक सुंदर समाज की तो कल्पना करना है। खाली जरूरत के बेस पर एक सुंदर समाज नहीं बनता है। हर एक की जरूरत बहुत कम रहेगी। कोई इतना सा कॉपिन बांध के घूमता रहेगा, क्या जरूरत है भाई कपड़े की, या कोई एक चिप्पा लेकर के कई साल तक उसमें खिचड़ी मुचड़ी बना के खाएगा, क्या जरूरत है इतने सारे बर्तनों की। जैसे रोमस महर्षि की मैं बात बताया कि अपने घर के सर के ऊपर ही एक तड़का रख करके घूम रहा है कि रात हुई तो ऐसे डाल लेता हूँ, सो जाता हूँ, मेरा घर है। ऐसे तो समाज नहीं चलता ना। तो ये जो चीज थी, ये सारे जो कारीगर, इतने कारीगरों को इकट्ठा किया गया था कि एक सुंदर जीवन शैली बने, एक सुंदर गांव बने। तो एक सुंदर गांव में 4 चीजें बहुत महत्वशाली होती है। पहला विज्ञान, दूसरा आध्यात्म, तीसरा कला और चौथा सामाजिक अर्थशास्त्र। ये 4 चीजें हैं तो एक बहुत सुंदर गांव। बात यह है कि आज सारा समाज विज्ञान तक रुक के है, पूरा आजकल विज्ञान तक है, आध्यात्म की बात नहीं है, वो विज्ञान के आगे की बात नहीं चल रही है। तो हमारा जो पहला जो महावाक्य है वो है प्रज्ञानम ब्रह्म। ये जो प्रज्ञान है ये ब्रह्म है, यही ब्रह्म है, यही परमात्मा है की बात आती है। तो प्रज्ञान क्या है, ज्ञान क्या है, ये कपड़ा है ज्ञान, ये फूल है ज्ञान है, ये पत्ता है ज्ञान है, ये फूल पत्ता ये सब ज्ञान है। जब ये कि ये हरा क्यों है पत्ता, ये लाल क्यों है,
ये कपड़ा कैसे बनता है। जब आदमी इसमें जाता है तो विज्ञान होता है। ये पहला ज्ञान है, फिर विज्ञान है। मगर इस कपड़े का, इस पत्ते का, इस फूल का आपस में क्या रिश्ता है, क्या संबंध है, जब आदमी उसमें जाता है तो वो प्रज्ञान होता है, वो आध्यात्म है हमारे पास, जो विज्ञान से काफी ऊंचा होता है, वो प्रज्ञान है। तो हमारे लोग विज्ञान तक सीमित नहीं रहे, विज्ञान के आगे प्रज्ञान को मापते। ये सारी चीजों का आपस में क्या रिश्ता है, क्या संबंध है, वो सब आध्यात्म होता है, फिर तो एक अलग हो जाता है। तो इस तरह से ना कि एक गांव में विज्ञान फिर प्रज्ञान, ये जरूरी है। प्रज्ञान आध्यात्म है समझो। इसलिए एक वाद्य है, संगीत का वाद्य है या ये चीज है, ये विज्ञान है। इसको तुम परा के लिए इस्तेमाल करते हो या अपरा के लिए इस्तेमाल करते हो, वो तुम्हारी सोच पर आता है। तो इसलिए कला दो तरह की है, देशीय और मार्गीय। तो मार्गीय किसको बोलते हैं, देशीय क्या है और मार्गीय क्या है। जब ये भौतिक सुख के लिए हो जाती है तो ये देशीय है। ये संगीत है, वाद्य है, जब वो हमारे आनंद के लिए जब हम करते हैं तो वो देशीय है। और जब वो आत्मा के आनंद के लिए किया जाता है तो मार्गीय हो जाता है। इससे तुम कुछ भी कर सकते हो, या देशीय भी कर सकते हो या मार्गीय भी कर सकते हो। इससे नग्न दृश्य भी ले सकते हैं, इससे देवताओं के दृश्य भी ले सकते हैं। ये उसमें तुमको रोकेगा नहीं, ये तुम्हारी बुद्धि पर आधारित हो जाता है कि तुम देशीय जीवन जीना चाहते हैं या मार्गीय जीवन जीना चाहते हैं। इसलिए हमारे पास संगीत भी देशीय है, मार्गीय है, साहित्य भी देशीय है, मार्गीय है। मार्गीय हमको आध्यात्म की तरफ लेके जाता है और देशीय हमको भौतिक सुख में सुख देता है। तो इसलिए हमारे पास में विज्ञान, आध्यात्म और कला, बहुत सुंदर जीवन अगर जीना है तो कला बहुत महत्वशाली होती है। कला के बिना नहीं चलता है, तो कला बहुत जरूरी होती है। तो एक तरफ तो ये टेक्निकों को लेकर के एक समाज, कारीगरों का समाज पूरा का पूरा, ये बहुत जातियां। दूसरी तरफ ये कला को लेकर के बहुत सारा समाज तैयार हुआ। तो जैसे मैं कल बताया कि हमारे पास 3 ही वृत्ति के लोग थे। एक गांव में 3 ही वृत्ति माने जाती है, कर्म वृत्ति, वैश्य वृत्ति और भिक्षा वृत्ति। कर्म वृत्ति जो है वो कर्म वृत्ति और वैश्य वृत्ति भूमि को समृद्ध करने के लिए, ये भूमि को समृद्ध करता है। मगर ये भिक्षा वृत्ति समृद्धि से निर्लिप्त रहने की बात करता है कि ये समृद्धि ही हमारे लिए सब कुछ नहीं, इससे हटके भी हमारे लिए हमारे पास कुछ और है। वो इससे निर्लिप्तता की बात करता है और वो बहुत कलाओं के द्वारा, बहुत सारी चीजों के द्वारा ये बात लोगों के सामने रखता है। तो उस चक्कर में बहुत भिक्षावृत्ति की सारी जातियां हुई है और ये सब एक तरह से कलाकार लोग भी रहे हैं, बहुत बड़े बड़े कलाकार लोग रहे हैं और ये लोक शिक्षक भी रहे हैं। तो इस तरह से इसे कला भी चाहिए। मगर इन सारी चीजों के लिए गांव में सामाजिक अर्थशास्त्र होना जरूरी है। वह अर्थशास्त्र सामाजिक होना चाहिए, असामाजिक नहीं। व्यक्ति अगर संपन्न होना चालू होता है तो वो एकदम असामाजिक अर्थशास्त्र है पूरा का पूरा। व्यापार लाभ के लिए होता है, लोभ के लिए नहीं। व्यापार हमारे पास में लाभ के लिए, लोभ के लिए नहीं। लोभ एकदम से आदमी को असामाजिक बनाता है। इसलिए पूरा अर्थशास्त्र हमारे पास में सामाजिक अर्थशास्त्र की हम लोग बात की है। लाभ और लोभ में ये फर्क है कि लाभ तो बहुत तरह का है, संबंधों का भी लाभ है, रिश्तों का लाभ है, ये सब लाभ ही लाभ है। लोभ में ऐसा नहीं होता है। लोभ में सिर्फ एक ही चीज होती है कि ये सारे जो लाभ है, ये सारे संबंध, रिश्ते, ये सब खत्म हो जाते हैं। ये खत्म होकर के ये सिर्फ अपने आप में इकट्ठा करना चालू करता है, वो लोभ है। लाभ में इकट्ठा नहीं करना है। कई बार ये कोई चीज ऐसे भी दे देगा कि रिश्ता रहेगा हमारा, संबंध रहेगा हमारा, वो सब लाभ ही लाभ है ना। लोभ एक एकदम अलग चीज है।